हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं ये अध्याय यानी चैप्टर 1 है ये बच्चों। ये सामान्य हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को देखेंगे। यानी मैंने जो ये दोस्तों आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ये पॉइंट वाइज में क्वेश्चनों को लाया हूँ। इसके बाद जैसे ही हमारे ये टॉपिक और पॉइंट एंड होंगे तो उसके बाद हम क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलते बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं वर्णमाला। तो बच्चों, आज की वीडियो का पहला पॉइंट क्या दिया गया है, देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है बच्चों कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। बच्चों, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार कि जो भाषा है, भाषा किससे मिलकर बना है। तो ये संस्कृत शब्द के भाष शब्द से बना है। तो जो बच्चों भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा हो गई, तो हिंदी भाषा तो संस्कृत के भाष शब्द से बनी है। ठीक है, जिसका मतलब यानी भाष का अर्थ होता है बोलना। यानी हम जो भी बोलते हैं उसे हम भाष कहते हैं, या भाष का अर्थ जो होता है बोलना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करने हैं कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है, भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है और भाष का अर्थ होता है बोलना। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भाषा की सार्थक इकाई है, भाषा की सार्थक इकाई को हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, और वाक्य से जो छोटी इकाई है उसे हम उपवाक्य कहते हैं, और उपवाक्य से जो छोटी इकाई है उसे हम पदबंध कहते हैं, और जो पदबंध से छोटी इकाई है बच्चों उसे हम पद बोलते हैं। पद का दूसरा नाम जो होता है शब्द होता है, यानी पद को क्या हम शब्द भी कहते हैं। और पद पद से छोटी इकाई क्या होती है बच्चों, अक्षर होती है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। तो ये पॉइंट जो है मोस्ट पॉइंट है बच्चों, ये कई बार क्रम से लगाने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण या ध्वनि है। ठीक है, और पूछ लेता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो ये वाक्य है। तो बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये ज़्यादा पूछा जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि और वर्ण है। तो ये दो पॉइंट काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें क्या नोट कर लेंगे अच्छे से आप लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे यहाँ पर राम दिया है, तो इस राम शब्द में बच्चों दो वर्ण हैं। ठीक है, दो क्या है ये, सॉरी, दो अक्षर हैं। मैंने वर्ण बोल दिया मुंह से गलती से बच्चों। तो ये क्या है, राम शब्द में दो अक्षर हैं। यानी अक्षर क्या, अक्षर अभी बताया था ये यहाँ पर देखिए कि जो पद से छोटा होता है उसे हम अक्षर बोलते हैं। जैसे राम, तो राम में दो अक्षर हो गए, यानी रा हो गया और एक माँ हो गया। ठीक है, और इसमें अगर पूछ लेता है कि वर्ण कितने हैं, तो वर्ण कितने हैं, तो चार वर्ण हैं। यानी राम में कितने वर्ण होंगे, दो हो गए बच्चों। एक तो रे हो गया, रे हलंत, प्लस जो पूरा रे बना है ये इसमें आ जुड़ा होता है, तो ये आ से मिलकर बना है। और एक क्या हो गया, ये मैं हलंत हो गया, और ये ए हो गया। तो यानी चार वर्ण से मिलकर क्या बना है, यहाँ पर राम राम शब्द बना है। तो ये एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है कि राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा प्लस में, और चार वर्ण हैं। अगर पूछ लेता बच्चों कि राम में कितने शब्द हैं, तो राम में कितने शब्द हैं, तो राम खुद एक यानी एक ही शब्द है। राम जो है एक शब्द है। जैसे किसी का नाम आ गया, सरस्वती, नदी, पहाड़, तो ये क्या शब्द हैं। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अक्षर के बाद क्या, वर्ण होते हैं। तो राम में अगर पूछता शब्द कितने हैं, तो एक शब्द है। राम में अक्षर कितने हैं, तो दो अक्षर है, यानी रा प्लस में। और वर्ण पूछता बच्चों, तो वर्ण कितने होंगे, रा हो गया, आ हो गया, मैं हो गया, और ए हो गया ये। ठीक है, और बच्चों इनका ना क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है कि ध्वनि से बड़ा कौन है। ठीक है, अक्षर से बड़ा कौन है और पद से बड़ा कौन है।
तो जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है बच्चों वह ध्वनि या वर्ण है। और वर्ण से बड़ा क्या होता है? अक्षर होता है। अक्षर से बड़ा क्या होता है? पद। पद को हम शब्द भी बोलते हैं। और शब्द से बड़ा क्या होता है? तो पदबंध होता है। और पदबंध से बड़ा क्या होता है बच्चों? उपवाक्य होता है। और उपवाक्य से बड़ा क्या होता है? वाक्य बोलते हैं। ठीक है, वाक्य बोलते हैं। बच्चों कभी कभी आता है वाक्यांश, तो वाक्य से जो छोटा होता है ना उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे लोकोक्ति, लोकोक्ति क्या है? एक वाक्यांश होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं आए तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसे एक बार अपने आप पढ़ें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं अगले पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है बच्चों की वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेता है वर्णमाला की परिभाषा, कि वर्णमाला किसे कहते हैं, या फिर ये परिभाषा दे देगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको आंसर लगाना होगा वर्णमाला। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों वर्णमाला तो आपने पढ़ लिया, इसी में आता है वर्ण। तो वर्ण अभी हमने पीछे पढ़े थे ये, कि वर्ण कितने थे यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर हम क्या वर्ण की परिभाषा देखेंगे अगली आगे, कि वर्ण क्या होते हैं। ये वर्ण, तो वर्ण क्या होते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो वर्ण होते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होते हैं। इसी में बच्चों देखो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ध्वनि है वह वर्ण का उच्चरित या कथित रूप है। यानी जो ध्वनि है, ध्वनि का मतलब क्या होता है कि जो हम उच्चारण करते हैं किसी चीज का, या नाम पुकारते हैं या बोलते हैं, तो ये यहाँ पे यही समझाया गया कि ध्वनि जो है वर्ण का उच्चरित या कथित रूप है। ठीक है, यानी जो हमने कह दिया तो उसे बोल दिया हमने कथित रूप, या उच्चरित कर दिया यानी उच्चारण कर लिया। मैंने जैसे भी कहा एक गिलास पानी लाओ, तो मैंने क्या एक गिलास पानी लाओ, तो ये उच्चरित किया है यानी बोला है। तो ये मैंने मेरे जो मुख से क्या है ध्वनि निकली है, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे कि वर्ण का उच्चरित कथित रूप है। लेकिन बच्चों यहाँ पर पूछ लेता है कि वर्ण क्या है, तो वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कहा मैंने कि एक गिलास पानी लाओ, तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो इसमें अगर, तो ये क्या है, ये वार्णिक रूप हो गया यानी लिखित रूप हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम? ध्वनि। वर्ण जो है ये ध्वनि का लिखित रूप है। अगर ध्वनि को हम लिख देते हैं तो वह क्या है? ध्वनि का लिखित रूप हो गया। अगर हम ध्वनि को अपने मुख से बोल देंगे तो वह ध्वनि का क्या हो गया? उच्चरित रूप हो गया या कथित रूप हो गया। ठीक है, तो ये आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला में क्या पॉइंट दिया गया है? पहला पॉइंट दिया गया है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है, यानी 45। उच्चारण के आधार पर अगर पूछेगा तो आपको 45 लगानी है। ठीक है, इस 45 वर्णों में क्या 10 स्वर होंगे बच्चों, और 35 व्यंजन होंगे। ठीक है, 10 स्वर होंगे और 35 व्यंजन होंगे। अब आप पूछेंगे कि सर 10 स्वर कौन कौन से होंगे और 35 व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो ये मैं आपको आगे इसी वीडियो में या अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। 52 यानी 52 वर्ण। तो 52 वर्णों में क्या होगा बच्चों? 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे और 4 संयुक्त व्यंजन होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मूलतः हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 45 होती है, और जिसमें क्या 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। और लेखन यानी लिखने के आधार पर, जो हम लिख कर अपनी बुक पर या कॉपी पर लिखते हैं, उसके आधार पर क्या 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्चारण मतलब बच्चों जो हम बोलते हैं, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते हैं, यानी उनका यूज कम करते हैं। इस वजह से क्या है यहाँ पर ये
45 वर्ण हो जाते हैं, उसमें स्वर 3 स्वर कम हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन कम हो जाते हैं। जैसे र से री होता है ये अंक, ये आ, ये इस प्रकार के जो 3 वर्ड होते हैं ये स्वरों में बहुत ही कम हम बोलने में यूज करते हैं। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर स्वरों की संख्या 10 है और इसी प्रकार कुल मिलाकर 45 वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या पॉइंट है। आगे बच्चों दिए गए हैं, देखो यहाँ पर स्वर साफ साफ दिए गए हैं स्वर। ठीक है, स्वर की परिभाषा मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि स्वर क्या है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर स्वर दिए गए कौन कौन से हैं। तो ये देखिए ए दिया गया है और यहाँ पर आ दिया गया है। तीसरा दिया गया है छोटी ई और फोर्थ है बड़ी ई। यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ और ये एक रैसे इसी मैंने ब्रैकेट में लिखा है बच्चों। फिर यहाँ पर ए, दोनों ए और यहाँ औ और ओ हो गया। और फिर ये अंग अंग, ये तीन मैंने क्या ब्रैकेट में लिखे हैं। ये तीन ब्रैकेट में बच्चों मैंने इसी वजह से लिखे हैं कि अगर आप पहले देखोगे तो जो उच्चारण के आधार पर वर्ण स्वर बताए हैं मैंने 10 बताए हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 हो गई है। तो 10 कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये ब्रैकेट वाले हम छोड़ देते हैं तो कितने वर्ण हो रहे हैं, कितने स्वर हो रहे हैं, तो 10 हो रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि स्वरों की स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप आंसर लगाओगे 11। ठीक है, अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको आंसर लगाना है 13। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अभी भी मुझको क्या डाउट है, कई जगह पर इसका आंसर 13 दिया गया है कुल में भी और वैसे भी, लेकिन कहीं पर क्या है 11 दिया गया है। अगर मैंने बच्चों जो ल्यूसेंट बुक में देखा है, ट्राई किया, ल्यूसेंट बुक में पढ़ा है, उसमें क्या 13 दिखाया कुल स्वरों की संख्या और स्वरों की संख्या भी क्या 11 दिखाई है। लेकिन एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, उसमें क्या है बच्चों, उसमें स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है, उसमें 11 बताई गई है। तो इसमें क्या एग्जाम में आपको एक ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां तक मेरा मानना है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप लगा देना 11। 11 ही इसका आंसर लगाना आप, कुल या स्वरों की संख्या कुछ भी पूछे 11 लगाना है। अगर 11 ऑप्शन में नहीं दिया गया है स्वरों की संख्या, तभी आप क्या लगाएंगे 13 लगाना है कि कुल स्वरों की संख्या 13, अन्यथा आपको 11 ही लगानी है। ठीक है बच्चों, इसमें फिर आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, ठीक है, व्यंजन की लैंग्वेज में आपको परिभाषा आगे पढ़ाऊंगा। इसमें देखना है व्यंजन में बच्चों, देखिए क्या वर्ग आता है। क्या वर्ग में ये 5 व्यंजन होते हैं, कै ख ग घ और अण। ठीक है, इसमें देखिए ये प्रथम वर्ग होता है, ये द्वितीय वर्ग, ये तृतीय वर्ग, ये चतुर्थ वर्ग और ये पांचवा वर्ग। ठीक है, ये तीसरा वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये पहला वर्ग। तो इसमें ना 5 वर्ग होते हैं और ये का वर्ग के 5 भाग। ठीक है, यानी इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, इस का वर्ग के 5 पार्ट होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यानी का वर्ग में पहले पार्ट में क्या आएगा, क आएगा, दूसरे वर्ग में क्या आएगा, ये ख आएगा, तीसरे में ग आएगा, चौथे में घ आएगा और पांचवे में अड़ आएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम कंठीय वर्ण बोलते हैं। जो क वर्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंठीय वर्ण बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि कंठीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो कंठीय वर्ण आपको बताना है कि सर 5 होते हैं, कौन कौन से, क ख ग घ और अड़। इसी प्रकार च वर्ग होता है, च वर्ग में भी क्या ये 5 ही होते हैं। ये यहाँ पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके नीचे बिंदी दी होती है, एक के नीचे नहीं दी होती, तो इस वजह से मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं। यहाँ पर झ है और यहाँ बिंदी वाला झ है। ठीक है, ये फारसी के शब्द होते हैं, फारसी अरबी फारसी में यूज होते हैं, जिनके नीचे बिंदी आ जाती है ना, जो जिन शब्दों के, तो वे शब्द क्या हैं, कुछ कुछ सारे नहीं, कुछ शब्द अरबी फारसी में यूज होते हैं, लेकिन ये भी क्या 5 हैं, 1 2 3 4 और एक 5। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण बोलते हैं। अगर बच्चों एग्जामिनर पूछ लेता है कि चा वर्ग का 5वां वर्ण बताइए, चा वर्ग का 5वां वर्ण बताइए, तो आपको क्या बताना है, तो इसका आंसर अड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद करने पड़ेंगे, चा छा जा झा और अड़ा भी कौन सा वाला है, इस प्रकार का।
और हम जो च वर्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टा वर्ग यानी ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट आता है, ठ आता है, ड आता है, और ये अड़ा भी इसमें आएगा, और ढा, और ये अड़ा भी, और ये वाले अड़ा भी। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के अड़े हो गए, ये बिंदी, दो बिंदी वाली, और ये डेड है तो है ये, और एक ये। तो ट वर्ग में कितने वर्ण होंगे, इसमें भी क्या 5 ही होंगे। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और एक ये 5। इन्हें हम ब्रैकेट वालों को नहीं गिनेंगे, ब्रैकेट वाले क्या इसी के साथ मैंने लिख दिए हैं। अगर आ जाता है एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ये अड़े और ये अड़े होते हैं ये कौन से वर्ग के वर्ण होते हैं, तो आपको लगाना टा वर्ग के। ठीक है, और टा वर्ग के वर्ण को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। यानी ये जो अड़े और ये वाला अड़े होते हैं मूर्धन्य वर्ण भी होते हैं बच्चों, और ये द्विगुण वर्ण भी बोलते हैं, और हम इन्हें उत्क्षिप्त वर्ण भी बोलते हैं। यानी इनके 3 नाम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना, ये आगे वीडियो में बताऊंगा। और फिर देखते हैं तय वर्ग। तय वर्ग में क्या है, तय, थ, द, ध और न। तो इस प्रकार ये 5 वर्ण इसमें होते हैं। और तय वर्ग के जो वर्ण को क्या बोलते हैं, हम दंतीय वर्ण कहते हैं। और नेक्स्ट है कि प वर्ग। तो प वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, प होता है, फ होता है, व, भ और मैं। तो इसमें कितने वर्ण हो गए, इसमें भी 5 हो गए। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम ओष्ठीय वर्ण होते हैं। अब बच्चों ध्यान ध्यान दीजिए कि प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आ रहे हैं, और ये कितने हो गए, ये भी 5 हो गए। यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपको 25 लगानी है। ठीक है, 25 प्लस 2। दो कौन से, ये द्विगुण वाले कि अड़े और अड़े। देखिए प्रत्येक में 5-5 है, तो 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो इस प्रकार स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 25 हो जाएंगी। और आपको ये बच्चों ध्यान रखना है कि कंठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, मूर्धन्य वर्ण, दंतीय वर्ण और ओष्ठ्य वर्ण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिए द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन ये आ गया है, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को क्या बोलते हैं, हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और ये बच्चों किस में आते हैं, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन, तो अभी मैंने आपको बताया था, ये मूर्धन्य वर्ण में आते हैं, यानी टा वर्ग में। तो ये ट वर्ग के भी होते हैं, तो ध्यान रखना इसे, ये ट वर्ग में या मूर्धन्य वर्ण में भी आते हैं। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों कभी कभी, तो इसे ध्यान रखना, मूर्धन्य वर्ण। तो देखिए द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि जिनके उच्चारण में क्या है बच्चों, जीभ पर ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे। ठीक है, फिर झटके के साथ नीचे को आए। यानी जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा मतलब हमारे जो मूर्धन्य ऊपर की साइड होता है, कंठ ऊपर की साइड, कंठ से आगे की तरफ ऊपर जो गड्ढानुमा जगह होती है वहां पर क्या जीभ स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए। तो उन शब्दों को बोलते हुए हमें क्या, उन शब्दों को क्या कहते हैं, तो द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये कभी कभी बच्चों एग्जामिनर परिभाषा पूछ लेता है, जब पेपर का स्तर थोड़ा हार्ड रखना हो या ज्यादा ही हार्ड रखना हो, तो तभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछी जाती है, यानी परिभाषाएं। तो ये द्विगुण व्यंजनों की संख्या बच्चों ध्यान रखना 2 होती है। ठीक है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, एक ये हो गया अड़े और एक ये वाला अड़े। तो हम इन्हें क्या मूर्धन्य वर्ण भी बोलते हैं, और इन्हें हम सघोष वर्ण भी बोलते हैं। और इस वाले अड़े को जो बच्चों बोलते हैं हम अल्प प्राण बोलते हैं। और जो ये ढा वाला अड़े होता है इसे मूर्धन्य और सघोष दोनों बोलेंगे, और इसे क्या महाप्राण बोलेंगे। तो इसमें डिफरेंस इसी चीज में देखना है
कि जो दो द्विगुण व्यंजन है हमारे पास दो हैं, इन दो में से जो पहला वाला द्विगुण व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है उसे हम अल्पप्राण बोलते हैं, और जो बाद वाला है उसे हम महाप्राण बोलते हैं। जबकि मूर्धन्य तो होगा क्योंकि टा वर्ग में आया था ये, ठीक है, और सघोष तो दोनों को ही बोलेंगे। तो ये इस प्रकार याद रखना है बच्चों। आपको इसके कितने नाम हो गए देखिए यहाँ, तीन तो यही हो गए और दो ये, पांच नाम एक वर्ण के। तो सोचो कि वर्णमाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्जामिनर कहीं से भी आपको क्वेश्चन में घुमा देगा, तो आपको अच्छे से ये पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी में अगला पॉइंट दिया गया है कि अड़य और अड़य ये दो दिए गए हैं उत्क्षिप्त व्यंजन हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे, ठीक है। ये पूछ लेता है कि किसके विकसित व्यंजन है, तो ये हिंदी के विकसित व्यंजन है बच्चों, ना कि संस्कृत के। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन की परिभाषा देखते हैं क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे हम क्या अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच में होता है उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, इसके बोलने से पता चल रहा है अंत्यस्थ यानी बीच में, यानी स्वरों व व्यंजनों के बीच में जिनका उच्चारण होता है उन्हें हम क्या अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। तो आगे इनके पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वह ये चार होते हैं, य, रे, ले और व। तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ही ज्यादा कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है। कौन कौन से होते हैं चार, य, रे, ले, व, ये सभी को पता है। लेकिन बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो य होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तालव्य बोलते हैं, ठीक है। जो रे वर्ण होता है इसमें उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तस्य बोलते हैं। और जो ल होता है इसे भी वर्तस्य बोलते हैं, और जो वा होता है उसे दंतोष्ट बोलते हैं। लेकिन बच्चों ये य, रे, ले, व जो होते हैं ना, ये सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा कि अल्पप्राण व्यंजन किन्हें कहते हैं और सघोष व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो ये रह वे हमारे अंत्यस्थ व्यंजन तो है ही बच्चों, साथ में सघोष भी हैं और अल्पप्राण भी है। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखे हैं इसमें, देखिए ये और वह, ये भी पॉइंट काफी बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रख लेना। मोस्ट पॉइंट है बच्चों, ये कई बार पूछे जाते हैं कि ये और वह क्या है, ये अर्धस्वर है, ठीक है। ये और वह अर्धस्वर है। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं, ध्वनि, वह ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन हो तो उसे हम अर्धस्वर कहते हैं। तो अर्धस्वर कितने होते हैं बच्चों, तो दो होते हैं, ये और वह, ठीक है, ध्यान रखना। अर्धस्वर कितने होते हैं, दो होते हैं, ये और वह होते हैं। फिर है बच्चों इसमें रे क्या होता है, रे लुंठित व्यंजन होता है, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किन्हें कहते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, ठीक है। जिनके उच्चारण में क्या जीभ जो होती है तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, रे यानी लुढ़क कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लुंठित व्यंजन बोलते हैं। तो लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो एक है, और क्या होता है, वह रे होता है। इसी प्रकार ले क्या है बच्चों, ये पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, जिसके उच्चारण में हवा क्या है, जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, यानी ले होता है। तो ये भी पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा ये, कि पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी, एक, लुंठित व्यंजनों की संख्या एक, अर्धस्वर दो, अंत्यस्थ व्यंजन चार। इसी प्रकार द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, तो वे भी दो होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 प्लस 2 यानी 27, कहीं पर 25 कहीं पर 27, इस प्रकार आते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो की ये पॉइंट आपको कैसे लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़, ताकि नए बच्चे भी क्या हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, देखते रहेंगे
इसकी बच्चों आगे की जो जानकारी होगी अगले पार्ट में, पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।